नमस्कार दोस्तों, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की अगली क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में समझा था बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, इवेंट क्या होता है, गुड्स किसे कहते हैं, परचेस अकाउंट कब कहेंगे, सेल अकाउंट कब कहेंगे, इनके बारे में हमने समझा था। आज जो हम समझने वाले हैं वो है स्टॉक। तो पहले हम समझ लेते हैं स्टॉक की डेफिनेशन, फिर हम आगे इसके बढ़ते हैं। पहले कह रहा है स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट्स हेल्ड बाय एन इंटरप्राइज। अब यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी ऐसी टेंजिबल एसेट्स है जिसको हम जिसके इंटरप्राइज के द्वारा जिसके पास रखी हुई है, जिसके पास है, उसी को क्या कहते हैं, हम स्टॉक कहते हैं। तो ये कह रहा है जो टेंजिबल एसेट्स हेल्ड बाय इंटरप्राइज। तो पहले समझ लेते हैं कि टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है। पहले इसमें दो वर्ड हैं, एक टेंजिबल है, दूसरा क्या है, एसेट्स है। टेंजिबल का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम, टेंजिबल। और एसेट्स का मतलब यहाँ पे ये होता है, आम भाषा में जो हम लोग बोलते हैं कि हमारी इतनी प्रॉपर्टी है, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को ही कॉमर्स में क्या कह दिया जाता है, एसेट्स कह दिया जाता है। तो अब यहाँ पे सिंपल सा मतलब यह है कि ऐसी कोई भी एसेट्स है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और किसके द्वारा रखी गई है, इंटरप्राइज के द्वारा रखी गई है, तो उसे क्या कहते हैं, हम स्टॉक कहते हैं। तो अब यहाँ पे देख बात ये है कि एक बिजनेस में एक इंटरप्राइज के पास तो बहुत सारी एसेट्स हो सकती हैं। जैसे भाई टेंजिबल एसेट्स तो बहुत सारी हो सकती हैं उसके पास। जैसे हम बात कर रहे हैं, एक बिजनेस के पास बिल्डिंग भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है उसके पास फर्नीचर भी हो सकता है, उसके पास मशीन भी हो सकता है, उसके पास बहुत सारी हो सकती है, एसेट्स हो सकती है, लैंड भी हो सकता है उसके पास, और उसके पास गुड्स भी होंगे। ठीक है, तो ये सब सारी एसेट्स उसके पास टेंजिबल एसेट्स हैं। भाई बिल्डिंग को भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये भी हमारी क्या है, टेंजिबल एसेट्स है। फर्नीचर को भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये भी क्या है, हमारी टेंजिबल एसेट्स है। मशीन को भी छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये भी क्या है, हमारी टेंजिबल एसेट्स है। लैंड को भी छू सकते हैं और देख सकते हैं, तो ये भी हमारी क्या है, टेंजिबल एसेट्स है। और सेम चीज़ गुड्स भी ऐसा ही है। ठीक है, तो गुड्स को भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये भी हमारी क्या है, टेंजिबल एसेट्स है। और बता रहा है कि हेल्ड बाय इंटरप्राइज, तो सब ये इंटरप्राइज के द्वारा, ये उसी की सारी ये एसेट्स हैं। लेकिन अब हम ये क्या सारा कुछ हमारा स्टॉक है क्या? नहीं, ये हमारा सारा कुछ स्टॉक नहीं हो सकता। बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, लैंड, या किनको हम काउंट करेंगे स्टॉक में, किसको काउंट नहीं करेंगे, उसके लिए हम आगे समझते हैं। कह रहा है फॉर द पर्पज ऑफ सेल। क्या कह रहा है? फॉर द पर्पज ऑफ सेल। तो मतलब जिस टेंजिबल एसेट्स को बेचने के लिए रखा है वही हमारा स्टॉक में काउंट होता है, बाकी हमारा काउंट नहीं होता है। तो क्या हमने दोस्तों बिल्डिंग को क्या अपने बिजनेस में हमने बेचने के लिए रखा है क्या? नहीं, हमने बेचने के लिए नहीं रखा बिल्डिंग को। क्या फर्नीचर हमने बेचने के लिए रखा है क्या? नहीं, हमने इसको भी नहीं रखा बेचने के लिए। मशीन को भी हमने बेचने के लिए नहीं रखा है, लैंड को भी हमने बेचने के लिए नहीं रखा है, लेकिन हाँ गुड्स को हमने बेचने के लिए रखा है। तो ये क्या हमारा काउंट हो जाएगा स्टॉक में? हाँ, ये हमारा स्टॉक में काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बता रहा है स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट्स हेल्ड बाय एन इंटरप्राइज फॉर द पर्पज ऑफ सेल। मतलब इंटरप्राइज के द्वारा ऐसी कोई भी टेंजिबल एसेट्स उसके पास है जिसको हम रखा है बेचने के लिए, तो वही हमारा क्या है, स्टॉक में काउंट होगा, अदरवाइज हमारा स्टॉक में काउंट नहीं होगा। फिर आगे कह रहा है आर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। अब ये कह रहा है कि ऐसा कोई भी टेंजिबल एसेट्स है, या तो हम उसको सेल करने के लिए रखे हैं, या तो उसको हम प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करने के बाद फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको बेचेंगे, तो वो भी हमारा कहाँ काउंट होगा, स्टॉक में ही काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, समझ लीजिएगा। स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स को रखा गया है किसके द्वारा, बिजनेस के द्वारा, इंटरप्राइज के द्वारा। किसके लिए रखा गया है? सेल करने के लिए, या फिर प्रोडक्शन पहले करेंगे, उसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, एक फिनिश प्रोडक्ट में उसे कन्वर्ट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसको बाद में बेचेंगे, तो उसको भी हम क्या काउंट करते हैं, स्टॉक में काउंट करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक किसे कहते हैं। स्टॉक उसे कहते हैं जो कोई भी ऐसा टेंजिबल एसेट्स है जिसको इंटरप्राइज के द्वारा रखा गया है, किसके लिए, सेल करने के लिए, या फिर उसका प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करने के बाद फिर उसको बेचेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉक हो जाएगा। लास्ट में ये कह रहा है यहाँ पर जनरली वी कैलकुलेट स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर एंड एंड ऑफ द ईयर। जहाँ पे कह रहा है कि जनरली सामान्यतः
हम स्टॉक को या तो साल के बिल्कुल शुरुआत में काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, या तो साल के हम अंत में मतलब बिल्कुल उसके एंड में करते हैं। दोस्तों वैसे चाहो तो स्टॉक को जब चाहे आप तब उसको कैलकुलेट कर सकते हो, पर सामान्यतः बात की जाती है, जनरली बात की जाती है कि एक बिजनेसमैन हमेशा या तो साल के शुरुआत में उसको जानने की कोशिश करता है, या तो साल के उसको बिल्कुल अंत में जानने की कोशिश करता है। बीच में बहुत उसके जल्दी से कोई करता नहीं है, लेकिन आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि अगर कोई चीज़ हमारे पास ये इंटरप्राइज के द्वारा अगर साल के स्टार्टिंग में अगर कोई चीज़ जितना भी हमारे पास स्टॉक रहेगा तो उसको हम कह देते हैं ओपनिंग स्टॉक, और इंटरप्राइज के बाद अगर साल के अंत में कोई स्टॉक बच जाएगा तो उसको क्या कह देते हैं हम, क्लोजिंग स्टॉक। तो यही यहाँ पे कह रहा है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, कह रहा है स्टॉक हेल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, मतलब साल के बिल्कुल स्टार्टिंग में जो इंटरप्राइज के द्वारा रखा जाएगा, स्टॉक रखा रह जाएगा, उसे क्या कहते हैं हम, ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। और जो साल के अंत में बच जाता है, कह रहा है स्टॉक हेल्ड एट द एंड ऑफ ईयर, जो साल के अंत में बच जाएगा उसे क्या बोलते हैं हम, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको क्लोजिंग और ओपनिंग को थोड़ा सा और डिटेल में समझना है तो मैं इसके लिए आपको लेके चलता हूँ। जैसे मान लीजिए आज की डेट, मान लीजिए 27 अगस्त है आज की डेट। ठीक है, आज के दिन मान लीजिए हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें मान लीजिए हमने कोई 100 पीस कोई सामान आइटम हमने परचेज किया, जिसमें से मान लीजिए हमने क्या किया, उसमें से 80 पीसेस को हमने सेल कर दिया। ये हो गया हमारा परचेज और ये हो गया हमारा सेल। अब इसमें से 100 खरीदा था, 80 बिक गया, जिसमें से 20 बच गया, 20 पीस बच गया, तो यही हमारा क्या होता है, इसी को पहली बात तो स्टॉक बोल देते हैं। और आज का दिन अगर हमारा बिजनेस आज का मतलब आज का टाइम खत्म हो गया, पूरा क्लोज हो गया, तो इसी को क्या बोल देते हैं हम, क्लोजिंग स्टॉक बोल देते हैं। क्या कह देते हैं हम इसको, क्लोजिंग स्टॉक बोल देते हैं। और जो 28 तारीख को जब ये हमारा बिजनेस वापस खुलेगा तो क्या होगा, 28 तारीख का मतलब 28 अगस्त का ये जो 20 पीस जो क्लोजिंग बचा था, यही 20 पीस अगले दिन का 27 अगस्त तक क्या बन जाएगा, हमारा ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको आपको एक दिन के हिसाब से समझाया है, आप इसको साल के हिसाब से समझ सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ साल के बिल्कुल स्टार्टिंग में कितना भी स्टॉक पड़ा रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे, और जो साल के बिल्कुल अंत में बच जाएगा, जितना स्टॉक बच जाएगा, उसको क्या हम बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे कह रहा है कि स्टॉक को आप 3 पार्ट में आप इसे डिवाइड कर सकते हो, 3 उसमें उसको कैटेगरी में आप इसे बांट सकते हो। कह रहा है स्टॉक में भी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। आप कोई भी स्टॉक अगर आपके बिजनेस में पड़ा है तो आप उसको 3 कैटेगरी में आप उसे बांट सकते हो, 3 पार्ट में उसे आप बांट सकते हो। ठीक है, लेकिन बात यह है कि जो ये स्टॉक आपके पास दिखेंगे, रॉ मटेरियल होगा या वर्क इन प्रोग्रेस होगा या फिनिश गुड्स होगा, ये तीनों स्टॉक केवल उसी बिजनेस के पास आपको देखने को मिलेगा जो बिजनेस, जो इंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग करता होगा। अर्थात पहले क्या करता है, वो सामान खरीदता है, कुछ सामान खरीदेगा, फिर क्या करेगा, उन सामानों से एक नया सामान बनाएगा और बनाने के बाद फिर मार्केट में सेल करता है। तो ये उसके पास ये तीनों स्टॉक मिलेंगे, अदरवाइज बाकी के पास नहीं मिलेंगे। तो आपको तो ये पता ही होगा कि कुछ लोग करते क्या हैं, कुछ इंटरप्राइज क्या करते हैं, जैसे मार्केट में मिला एज इट इज़ उठा के दूसरे कस्टमर को सेल कर दिया, तो ये उनका नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है। और ये स्टॉक कहाँ देखने को मिलेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज होगा या जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा वहाँ पे इसको देखने को आपको मिलेगा। तो अब जैसे मान लीजिए ये इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टाटा मोटर्स, जैसे मान लीजिए आप टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स क्या है, एक कंपनी है। ठीक है, अब ये करता क्या है टाटा मोटर्स, सर ये तो ट्रक भी बनाता है, कार भी बनाता है, बहुत सारी चीज़ें बनाता है। तो ये क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, बहुत सारे आइटम्स को परचेज करते हैं। जैसे मान लो उनको एक कार बनानी है, अब कार अगर बनानी है तो कार बनाने के लिए उनके पास बहुत सारे पार्ट्स की आवश्यकता पड़ती है, जो क्या करते हैं, खरीदते हैं। जैसे इनको टायर की आवश्यकता पड़ेगी, इनको पेंट की आवश्यकता पड़ेगी, इनको ट्यूब की आवश्यकता पड़ेगी, इनको वायर की आवश्यकता पड़ेगी, इनको लाइट की आवश्यकता पड़ेगी। एक कार में बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं, तो इन सभी पार्ट्स को क्या पहले क्या करते हैं, परचेज करते हैं। परचेज करने के बाद क्या करते हैं, इन्हीं सभी पार्ट्स को मिला करके एक नया कार तैयार करते हैं। ठीक है,
तो जो ये जितने हमने नाम गिनाया, टायर है, पेंट है या ट्यूब है या वायर है या लाइट है, ये सभी कुछ क्या होता है हमारा, इनको कह देते हैं हम स्टॉक। क्योंकि देखो सॉरी, इनको क्या बोल देते हैं, रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल भी क्या होता है हमारा, स्टॉक ही होता है। क्योंकि एक चीज़ समझो दोस्तों कि जिस दिन मान लो ये आइटम हमने खरीदा, जितने सारे हमने रॉ मटेरियल हमने परचेज कर लिया, तो क्या ऐसा ज़रूरी है क्या कि जिस दिन हमने परचेज कर लिया हो और उसी दिन सारा का सारा हमारा कार में लग गया हो, मतलब हमने बना के पूरा फाइनल कर दिया और ये वाला पूरा रॉ मटेरियल पूरा ख़त्म? ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि इनको क्या बल्क में परचेज किया जाता है। तो ये छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे पार्ट्स हैं और बहुत बल्क में परचेज किए जाते हैं। तो ये क्या किया जाता है, इनको स्टोर करके रखा जाता है। तो जो भी इनको स्टोर करके रखते हैं तो ये भी हमारा क्या होगा, स्टॉक ही होगा। लेकिन इसको हम कौन सा नाम देंगे इस स्टॉक का, ये स्टॉक हो जाता है हमारा रॉ मटेरियल। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम क्या बनाने वाले हैं, एक नया कार बनाने वाले हैं। तो ये हमारे सब क्या किस में काउंट किए जाएंगे, रॉ मटेरियल में। तो रॉ मटेरियल का सीधा सा मतलब ये है कि ऐसा स्टॉक जिसके द्वारा हम एक नया फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट करने वाले हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। अब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई एक कार बनाना शुरू किए और वो कार में आधा काम हो गया मान लीजिए, और आधा उसमें काम हो चुका है और आधा अभी उसमें काम करना बाकी है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मान लीजिए हम एक दिन में कार बनाना शुरू किए और एक ही दिन में पूरी कार वो कंप्लीट हो जाएगी। हो सकता है किसी किसी कंपनियों में वो भी जाता हो अपना, लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसी कंपनियां हैं जिसमें मान लीजिए 10-12 एक साथ कार बना रहे हैं। कुछ कार में ऐसा है कि उन कारों पे क्या है कि थोड़ा बहुत अभी काम बाकी है, या पूरा आधा हो चुका है, पूरा अभी नहीं हुआ है, थोड़ा सा उसमें काम बाकी है। तो वो भी कहाँ काउंट हो जाएगा हमारा, उसको क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। क्योंकि इनमें कई सारे आइटम्स इसमें लगाए जा चुके हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कार है, उस पर मान लीजिए बॉडी का जो चेंजिस होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, वो सब बना दिया गया, टायर वायर बना दिया गया, उसका डैशबोर्ड पूरा सेट कर दिया गया, फ्रंट का सेट कर दिया गया, उसमें मान लीजिए टायर लगाना बाकी है, लाइट लगाना बाकी है, ऐसे बहुत सारे उसमें काम बाकी है। तो कहने मतलब इन रॉ मटेरियल में से बहुत सारे पार्ट्स क्या है कि हमने उसको एक जगह उनको मिक्स कर दिया गया है, हमने इस्टेब्लिश कर दिया गया है, लगा दिया गया है। लेकिन हाँ, पूरी तरह से अभी वो कन्वर्ट, मतलब वो पूरी तरह से अभी वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट अभी नहीं हुआ है। अभी उसमें आधा अधूरा काम हुआ है, आधा अभी उसमें काम बाकी है। तो जो इस तरह के जितने सारे हमारे पास पड़े होंगे, उनको क्या बोलते हैं, हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। मतलब कि उस पर अभी काम चल रहा है, अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है। और बहुत सारी ऐसी कारें होंगी कि जो बन गई होंगी, फिर भी बिजनेस में क्या होगी, अभी स्टॉक के रूप में वो रखी होंगी। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि जिस दिन बन गई उसी दिन बिक गई, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी जितनी गुड्स में कन्वर्ट हो गई होंगी, जो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई हैं, उनको क्या करते हैं, ये गोडाउन में जाके उसको स्टोर कर देते हैं, रख देते हैं। तो वो भी क्या होता है, हमारा स्टॉक होता है। तो कहने मतलब एक बिजनेस में 3 प्रकार के आपको स्टॉक मिल सकते हैं। एक होगा आपका स्टॉक मतलब रॉ मटेरियल, एक होगा वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा क्या होगा आपका फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल आपको पता ही हो गया किस चीज़ का होता है। रॉ मटेरियल क्या होगा कि जिन आइटमों से मिलकर हम एक नया आइटम बनाने वाले हैं, वो सारे आइटम क्या होंगे, हमारे क्या कहलाएंगे, रॉ मटेरियल। और जिनसे मान लीजिए आधा जिसमें काम हो चुका है, आधा काम बाकी है, तो क्या कहलाएगा, हमारा वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगा। और कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है, उसमें कोई काम बाकी नहीं रह गया है, तो क्या कहलाएगा, हमारा फिनिश गुड्स कहलाएगा। तो दोस्तों ये तीनों स्टॉक केवल मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेसेस में मिलते हैं, बाकी जगहों पे ये नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया। एक बार इसको फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि स्टॉक 3 प्रकार के हो सकते हैं। कहाँ हो सकते हैं, केवल मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेसेस पे। मतलब जैसे हमने टाटा मोटर्स का एग्जांपल लिया, तो टाटा मोटर्स ने कार बनाने के लिए बहुत सारे पार्ट्स खरीदे, जैसे टायर हो गया, ट्यूब हो गया, पेंट हो गया, लाइट हो गया, वायर हो गया, इन सबको खरीदते हैं। तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, रॉ मटेरियल। इन्हीं से मिलकर एक बनाएंगे हम कार। तो आधा मान लीजिए उस पर काम हो गया, आधा उसमें बाकी है, तो क्या कहलाएगा, हमारा वर्क इन प्रोग्रेस। और जो पूरी तरह से कार बनकर तैयार हो जाएगा, तो हमारा क्या कहलाएगा, फिनिश गुड्स कहलाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे। अगले वर्ड का हमारा नाम है यहाँ पर परचेज रिटर्न अकाउंट, और दूसरा है हमारा सेल रिटर्न अकाउंट। तो जैसे हमने दोस्तों पिछली क्लास में आपको बताया था, हमने पिछली क्लास में दोस्तों बताया था कि गुड्स क्या होता है, गुड्स को बताया था
इसके बाद इसको बताया था कि गुड्स को आप दो वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। एक का नाम होता है यहाँ पर परचेस अकाउंट और दूसरे का नाम होता है यहाँ पर सेल अकाउंट। सेल परचेस अकाउंट कब कहा जाता है कि जब हम गुड्स को परचेस करते हैं तो क्या लिखते हैं, परचेस अकाउंट, और जब गुड्स को हम सेल करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सेल अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, तो आज उसी का एक अगला जो इसके सामने एक वर्ड है, उस वर्ड का क्या नाम है, एक है हमारा परचेस रिटर्न। क्या है, परचेस रिटर्न अकाउंट, और दूसरा हमारे पास क्या है, सेल रिटर्न अकाउंट। अब यहाँ पे समझते हैं दोस्तों कि पहले जब हमने गुड्स को परचेस किया तो क्या नाम देते हैं उसको, परचेस अकाउंट। जब हमने गुड्स को सेल किया तो उसका नाम क्या देते हैं, हम सेल अकाउंट देते हैं। अब यहीं पे मान लीजिए हमने किसी ए सप्लायर था, ए नाम का कोई सप्लायर था, हमने इससे मान लीजिए 100 पीस कोई भी एक आइटम हमने परचेस किया, 100 पीस हमने गुड्स मान लो परचेस किया। ठीक है, तो उससे किस नाम से रिकॉर्ड कर देंगे, परचेस अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे। अब मान लीजिए इसमें से कुछ 10 पीस में 10 पीस की क्या थी, क्वालिटी मान लो खराब थी, तो हमने क्या किया, इस 10 पीस को हमने इसी ए सप्लायर को वापस कर दिया। तो जब वापस करेंगे तो क्या वापस किया हमने, गुड्स वापस किया है। तो जब गुड्स को वापस करेंगे उसी व्यक्ति को, तो इसका हम नाम किस नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं, उसको हम परचेज रिटर्न अकाउंट से उसको वापस कर दे, मतलब परचेज रिटर्न अकाउंट से इसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बात समझिएगा कि जो गुड्स हमने परचेस किया वो परचेस अकाउंट, और जो गुड्स हमने परचेस किया था उसी गुड्स को क्या कर दिया, हमने वापस कर दिया। तो मतलब जो परचेज हुआ वो क्या हुआ, रिटर्न हो गया, तो क्या हो गया हमारा परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, इसी प्रकार हमारा क्या होता है, सेल अकाउंट की। जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो क्या होता है हमारा, उसे बोलते हैं सेल अकाउंट से बोल देते हैं। अब मान लीजिए हमने किसी कस्टमर को, कोई मान लीजिए एक सी नाम का कोई एक कस्टमर था, उसको हमने मान लीजिए कोई 20 पीस मान लीजिए हमने कोई गुड्स बेचा, इसको हमने कोई 20 पीस गुड्स बेच दिया। इसमें से मान लीजिए 2 में कोई खराबी थी, 2 उसको नहीं ठीक लगा, इसने क्या किया, इसने हमको वापस कर दिया। मतलब जैसे ही इंटरप्राइज से ख़रीदा था वैसे ही इंटरप्राइज को क्या कर दिया, उसने वापस कर दिया। तो जो जितना वापस करेगा, जो गुड्स वापस करेगा उसको किस नाम से हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, सेल रिटर्न अकाउंट से। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि गुड्स को जब परचेज किया जाएगा तो परचेज अकाउंट्स के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, और गुड्स को जब रिटर्न करेंगे उसी सप्लायर को तो किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट से। इसी प्रकार सेल में होता है कि जब गुड्स को हम सेल करते हैं तो सेल अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, और जब गुड्स कस्टमर के द्वारा हमारे पास वापस रिटर्न हो जाता है तो उसको किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, सेल रिटर्न अकाउंट नाम से। मतलब जो हमने सेल किया वो क्या हो गया, हमारे पास रिटर्न आ गया, तो किस नाम से रिकॉर्ड कर देंगे, सेल रिटर्न नाम से रिकॉर्ड कर देंगे इसको। तो इसके बाद हम आगे समझते हैं। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि परचेस रिटर्न को हम परचेस अकाउंट को किस नाम से जानते हैं, हम इनवर्ड के नाम से भी जानते हैं, और सेल अकाउंट को हम आउटवर्ड नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में आपको बताया था पिछली क्लास में। तो अब आज समझेंगे कि परचेस रिटर्न को किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे और किस नाम से, इसका और क्या बोलते हैं इसको। तो इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, और सेल रिटर्न को बोलते हैं हम यहाँ पर रिटर्न इनवर्ड। ठीक, परचेस अकाउंट हुआ तो इनवर्ड भी बोल देते हैं उसको, सेल अकाउंट हुआ तो उसे आउटवर्ड भी बोल देते हैं, और परचेस रिटर्न अकाउंट हुआ तो उसे रिटर्न आउटवर्ड, सेल रिटर्न अकाउंट हुआ तो उसे रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका गुड्स के परचेस रिटर्न और रिटर्न के बारे में। वापस आते हैं अपनी नोट्स पे, इसके बारे में हम समझ लेते हैं ये क्या। अब इसकी हम क्या देख लेते हैं, डेफिनेशन देख ले रहे हैं। ये कह रहा है यहाँ पर इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड। जैसे मैंने बताया परचेस रिटर्न क्या नाम से रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिटर्न आउटवर्ड के नाम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। कह रहा है गुड्स परचेस में बी रिटर्न्ड फॉर एनी रीजन, जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिफेक्ट इन क्वालिटी। जैसे मान लो किसी भी रीजन से हमने उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया,
किसको वापस कर दिया, गुड्स को, तो उसे क्या बोल देते हैं हम, परचेज रिटर्न बोल देते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों यहीं पे ये है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड, मतलब उसे परचेज रिटर्न अकाउंट को हम रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और गुड्स परचेज में भी रिटर्न, मतलब जो गुड्स हमने परचेज किया था उसको हमने रिटर्न कर दिया किसी भी रीजन से, उसमें से एक रीजन आपके पास लिखा हुआ, जैसे हमारी क्वालिटी में वो खराब था, और तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, परचेज रिटर्न बोल देते हैं। इसी प्रकार हमारा क्या है, सेल रिटर्न है। तो सेल रिटर्न में लिखा हुआ है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड, मतलब सेल रिटर्न अकाउंट को हम इनवर्ड के नाम से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये भी कह रहा है गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न्ड बाय कस्टमर, मतलब हमने जो गुड्स को सोल्ड कर दिया था, मतलब बेच दिया था, वो कस्टमर के द्वारा अगर हमारे पास वापस आ गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेल रिटर्न अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, और सेल रिटर्न के अकाउंट को हम रिटर्न इनवर्ड के नाम से भी रिकॉर्ड कर देते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।